दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडोल्फ हिटलर के बारे में। वीडियो एंड तक देखना। एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया मजारिस्तान के शहर ब्राइनाउ एम के एक होटल गास्थॉफ जिम पोमर नामी होटल में हुई, जो साल्जबर्गर वर्स्टाइड 15 पर वाक़ है। ये शहर बवारिया, जर्मनी का पड़ोसी शहर है। इसकी वालिदा क्लारा हिटलर अलोइस हिटलर की तीसरी बीवी थी। हिटलर का 6 बहन भाइयों में चौथा नंबर था। इन बड़े बहन भाइयों में गुस्ताव, ईदा और ऑटो का कम उम्री ही में इंतकाल हो गया था। हिटलर की छोटी बहन पाउला हिटलर ही जवानी की उम्र को पहुंच सकी। जब हिटलर 3 साल के हुए तो इनका कुनबा पसाओ, जर्मनी मुंतकिल हो गया। यही वजह है कि इनका तलफ़्फ़ुज़ ऑस्ट्रियन जर्मन की जगह लोअर बवारियन था। 1894 में इनका कुनबा ल्योडिंग लिंस के करीब मुंतकिल हो गया और जून 1895 में इनकी वालिद की रिटायरमेंट के बाद वो हैफलीड लेम्बेक के नज़दीक एक ज़मीन के कतः पर मक्खियों की अफजाइश करने लगे। हिटलर ने फिश लाइन के करीब एक सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की। इनके वालिद की फ्रांसीसी जर्मन जंग 1870-71 पर मबनी तस्वीरी किताब ने इनकी तवज्जो जंगो जदल की जानब लगाने में बड़ा किरदार अदा किया। हैफलिड में स्कूल के सख्त कवानीन की पासदारी ना करने पर हिटलर का अपने वालिद से शदीद तनाज़ा रहने लगा। उनके वालिद का हैफलिड में खेती का काम ना चला और 1897 में ये कुनबा लेम्बेक कूच कर गया। 8 साला हिटलर ने मौसीकी की तालीम में दिलचस्पी ली और चर्च में क्वायर गाया, यहाँ तक कि उन्होंने पादरी बनने का भी सोचा। 1809 में ये कुनबा मुस्तकिल तौर पर ल्यूडिंग वापस आ गया। 1900 में इनके छोटे भाई एडमंड की खसरा से मौत ने इन पर गहरा असर छोड़ा। अब हिटलर एक खुद एतमाद और गयूर तालिब इल्म से एक खामोश और उदास शख्सियत बन गए थे, जिनकी बात बात पर अपने वालिद और असातिज़ा से नोकझोंक होती रहती थी। इस दौरान में अलोइस ने कस्टम ब्यूरो में एक कामयाब जरिया माश तलाश कर लिया था और अपने बेटे को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहता था। हिटलर इस दौरान में का एक वाक़या रकम करते हैं, जिसमें उनके वालिद उन्हें कस्टम ऑफिस घुमाने ले गए, मगर वहां होने वाले इख्तिलाफ ने बाप बेटे के दरमियान में एक कभी ना ख़त्म होने वाला खला पैदा कर दिया। अपने बेटे के मुसव्विर बनने की ख्वाहिश के खिलाफ सितंबर 1900 में हिटलर को रायलशॉ लिंज भेज दिया गया। अपनी किताब मीन कैंप में लिखते हैं कि इस फैसले से बगावत करते हुए उन्होंने जानबूझकर तालीम पर यह सोचकर तवज्जो नहीं दी कि शायद इनकी बुरी कारकर्दगी देखकर इनको अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिल जाए। दीगर ऑस्ट्रियन जर्मन निज़ाद अफराद की तरह कम सिनी में ही इनमें जर्मन कौम परस्ती के जज्बात मौजूद थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलते वक्त जर्मन खैर मकदम, हील और ऑस्ट्रियन इम्पीरियल तराना की जगह दुशलैंड लीड गाते थे। 3 जनवरी 1903 में वालिद के इंतकाल के बाद हिटलर की तालीमी कारकर्दगी में मज़ीद ख़राबी के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद सितंबर 1904 में हिटलर ने रियल शूल स्टीयर में दाखिला ले लिया। 1905 में तालीमी सफ़र मुकम्मल करने के बाद किसी मज़ीद तालीमी या मुआशी सफ़र का मंसूबा बनाए बगैर हिटलर ने स्कूल छोड़ दिया। 1905 के बाद हिटलर ने वियना में बोहेमियन तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की, जिसमें उनकी माली मुआवनत उनकी वालिदा ने यतीमों के इमदादी फंड से की। वो कभी कभार मजदूरी कर लेते थे, मगर बिलाखिर उन्होंने मुसव्वरी को अपना जरिया माश चुना और आबरंग बेचना शुरू किया। एकेडमी बराए फ़ाइन आर्ट्स वियना में 1907 और 1908 में 2 बार रद्द किया और डायरेक्टर ने उन्हें माहिर तामीरात बनने का मशवरा दिया, जिसमें उनकी तालीमी काबिलियत नाकाफ़ी थी। 21 दिसंबर 1907 में उनकी वालिदा 47 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गईं। एकेडमी से दूसरी बार रद्द होने के बाद हिटलर की तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और 1909 में वो बेआसरा लोगों की रिहाइश में रहने लगा और उसके बाद 1910 में मकान बराए गरीब मेहनत का शफराद मेल्डिमॉन स्ट्राबे में बस गया। इस दौर में वियना मजहबी तासुब और नस्ल परस्ती का मरकज था। अवाम में मशरिक से हिजरत करने वाली आबादियों के हाथों कब्जा होने का खौफ आम था और अवाम में मकबूल मेयर कार्ल ल्यूगर यहूद दुश्मन जज्बात को ज़ाती सियासत चमकाने के लिए हवा देते रहे। हिटलर के रिहायशी ज़िला मारिया हेल्फ में भी जॉर्ज शोनेरेरेर के पैन जर्मैनिक यहूद दुश्मन जज्बात आम थे। इस दौर के अखबारात भी इसी किस्म का मवाद शाया करते थे, जिनमें एक डुइचेस वोल्क्सब्लाट अक्सर हिटलर की नज़र से गुजरता था और इसमें मशरकी यहूदी आबादियों के हाथों ईसाइयों के रौंदे जाने का अंदेशा खुलेआम इजहार किया जाता था। इन सब के बायस उन्होंने मार्टिन लूथर के नज़रिया की सताइश करनी शुरू कर दी। हिटलर के जहन में यहूद दुश्मन सोच की इब्तिदा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो अपनी किताब
माइन कैम्प में इस सोच को वियना में अपनाने का एतराफ़ करते हैं, जबकि उनके करीबी दोस्त आगस्ट को भी ज़ीक के बकौल हिटलर लेंस छोड़ने से कबल ही इस किस्म के जज्बात के हामिल थे। इसके बरक्स कई ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि हिटलर के वियना के हॉस्टल और दीगर जगहों पर कई यहूदी दोस्त थे। तारीखदान रिचर्ड एवंस लिखते हैं कि तारीखदान अब आम तौर पर मुत्तफ़िक हैं कि उनका अंगुश्तनुमा कातिलाना यहूद दुश्मन रवैया पहली जंग अज़ीम में जर्मनी की शिकस्त का नतीजा थी। अपने वालिद की जायदाद का आखिरी हिस्सा उन्हें 1913 में मिला और वो म्यूनिख चले गए। तारीखदानों के मुताबिक ये कदम उन्होंने ऑस्ट्रियन फ़ौज में भर्ती न होने के लिए उठाया था। जनरल अर्विन रोमेल, सहरा की लोमड़ी, पूरी जर्मन आर्मी में अपनी बेहतरीन टेक्निकी महारत की वजह से मशहूर था। उसने कई सालों तक शुमाली अफ्रीका में कई मुहिम्मात की क़यादत की, लेकिन आखिर जर्मन फ़ौज लीबिया के निचले हिस्से में क्या हासिल करना चाहती थी? जवाब सादा है। जनरल रोमेल सुएज़ कैनाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो मशरिक़ वस्ता के सहराओं में तेल के उन कीमती ज़ख़ीरों तक रसाई चाहता था जहां से अभी तक तेल निकाला नहीं गया था। शुमाली अफ्रीका से बहरे ओक़यानूस के बर्फ़ानी पानियों तक, जनूबी पैसिफिक के जंगलों से रोमानिया के आसमानों तक, दूसरी आलमी जंग बर्पा होने की वजह सिर्फ एक कुदरती वसीला थी। दूसरी जंग अज़ीम पेट्रोलियम के वसाइल पर कब्जा करने के लिए लड़ी गई थी। 1929 में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर लश्करकशी दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ का बाइस बनी। इसी दौरान हिटलर जर्मनों के कायद के नाम से मशहूर हो गया और फिर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैलने के बावजूद हिटलर ने फ़तह के ज़रिए कौमी अज़मत की वापसी के ख्वाब दिखाने शुरू किए। हिटलर की तकरीरों का खुलासा ये था कि जर्मनी यूरोप पर सबकत हासिल करेगा और वो तमाम वसाइल हासिल कर लेगा जो जर्मन कौम को इस काबिल बनाकर मगरिब पर हुक्मरानी के काबिल बना देंगे। एडोल्फ हिटलर एक अजीम जर्मन सल्तनत का ख्वाह था और उसके ख्याल में इसके लिए तेल के ज़खायरों पर कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी था, जबकि दूसरी तरफ जंग अजीम दोम की बेशतर जंगें इसी बालादस्ती को हासिल करने की खातिर हुई थीं। जर्मनी की फ़ौजों ने 1940 में फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। अब जर्मनी का वाहिद मद्द मुकाबिल बरतानिया था, जो एक ताकतवर बहरिया का मालिक था और दुनिया भर के खित्ते खास तौर पर जनूबी एशिया उसके ज़ेरे असर था। जबकि दूसरी तरफ जर्मनों के पास न इतनी मजबूत बहरिया थी, न कोई फ़िज़ाई अड्डों का जाल था। हिटलर का मुकाबला करने के लिए बरतानिया एक अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में था। जर्मनी की तरह बरतानिया के पास भी तेल के ज़खायर नहीं थे। बरतानिया को दूसरे मुमालिक, ख़ास तौर पर अमरीका से तेल फराहम होता था। तेल के टैंकर्स हिटलर की आबदोज़ों के लिए आसान हदफ साबित होते थे। जर्मन आबदोज़ों ने बरतानवी बहरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, ताहम बाद-अज़ां बरतानवी बहरिया बड़ी हद तक जर्मन आबदोज़ों के हमलों को रोकने में कामयाब हो गई। तेल के बगैर जदीद मिकानी जंग नामुमकिन थी। तेल ने हर अहम जंगी ताकत को जंगी मुहिम्मात के लिए ईंधन फराहम किया और तेल की तरसील और पेट्रोलियम के वसाइल के कंट्रोल का हसूल जंग अज़ीम दोम के दौरान में होने वाली सारी बड़ी लड़ाइयों की अहम तरीन वजह रहा। स्टालिनग्राड की लड़ाई और पर्ल हार्बर पर हमला भी इसी तेल के हसूल की खातिर था। ज़मीन पर सबसे ताकतवर सनती मुल्क में से एक होने के बावजूद जर्मनी में कोई तेल का कुदरती ज़ख़ीरा नहीं था। इसके अलावा बरतानिया और फ्रांस की तरह जर्मनी की कोई कॉलोनी नहीं थी जहां से उसे बैरून मुल्क मुकीम तेल हासिल हो सके। दरअसल 1930 की दहाई में तेल पर सिर्फ चंद ममालिक का गलबा था। आलमी तेल की पैदावार का निस्फ मुत्तहदा अमरीका में पैदा होता था। बाकी तेल सोवियत यूनियन, वेनेजुएला, ईरान, इंडोनेशिया और रोमानिया से हासिल होता था। चूंकि जर्मनी की अपनी तेल की पैदावार निहायत कम थी, इसलिए उसकी सनती मईशत को ईंधन और उसकी बढ़ती हुई जंग की मशीन को मजबूत करने के लिए जर्मनी को तेल के वाफिर ज़खायर की अशद ज़रूरत थी। हिटलर के पास दो रास्ते थे। जर्मनी में कोयला वाफिर मिकदार में मौजूद था, जिससे मसनूई तेल बनाया जा सकता था। दूसरा तरीका ये था कि तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक को फतह कर लिया जाए, जैसा कि अमेरिका ने इराक और लीबिया को फतह करके किया। हिटलर एक अजीम जर्मन सल्तनत बनाना चाहता था और इसके लिए पेट्रोलियम पर कंट्रोल इंतहाई ज़रूरी था। जंग अजीम दोम की बेशतर जंगें इसी कंट्रोल को हासिल करने की खातिर हुई थीं। हिटलर ने मई 1940 में फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब उसका वाहिद हरीफ बरतानिया था, जो एक ताकतवर बहरिया और दुनिया भर में फैली कॉलोनियों का मालिक था। जर्मनी के पास ना इतनी मजबूत बहरिया थी, ना कोई कॉलोनी।
ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ ایک مضبوط پوزیشن میں تھا، تاہم برطانیہ کے ساحل سے دور اندرونی یورپی خطوں پر مداخلت کی صلاحیت محدود تھی۔ جرمنی کی طرح برطانیہ کے پاس بھی تیل کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ برطانیہ کو دوسرے ممالک خاص طور پر امریکہ اور وینزویلا سے تیل فراہم ہوتا تھا۔ تیل کے ٹینکرز جرمن آبدوزوں کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتے تھے۔ جرمن آبدوزوں نے 1941 اور 1942 میں برطانوی بحریہ اور برطانوی مرچنٹ جہازوں کو کافی بڑا نقصان پہنچایا، تاہم بعد میں برطانوی بحریہ بڑی حد تک جرمن آبدوزوں کے حملوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جون 1941 کو ایک وسیع جرمن فوج نے سوویت یونین پر حملہ کیا۔ فوج کا ایک حصہ لینن گراڈ کی طرف بڑھا، دوسرا سوویت دارالحکومت ماسکو کی طرف، تیسرا حصہ یوکرین سے گزر کر کوہ کفکاس میں واقع تیل کے ذخائر کی جانب بڑھا اور باکو کی تیل ریفائنریوں اور ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر کے پاس تیل کی کمی نہ رہی تھی، لیکن روسیوں نے اسٹالن گراڈ پر جوابی حملہ کیا اور جرمن فوجوں کو بتدریج پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور جلد ہی روسی تیل کے ذخائر جرمنوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس وقت برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ آپریشن اوور لارڈ کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، یعنی فرانس کو جرمن تسلط سے آزاد کرانا، لیکن فرانس میں فوجیں اتارنے سے پہلے اتفاقیوں نے جرمن صنعتوں، شہروں اور فوجی تنصیبات پر ایک بڑے پیمانے پر فضائی بمباری کا آغاز کیا۔ ہزاروں سے زائد برطانوی اور امریکی بمباروں نے 1942 سے 1944 کے درمیان میں جرمنی پر لاکھوں بم گرائے۔ اگرچہ بیشتر بم نشانے پر نہیں لگے، تاہم جرمنی کو کافی نقصان پہنچا۔ اس ساری بمباری کے باوجود 1942 کے مقابلے میں 1944 میں جرمنی نے زیادہ ہوائی جہاز اور ٹینک بنائے۔ 1943 اور 1944 میں برطانوی اور امریکی بمباروں نے رومانیہ میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ رومانیہ ہٹلر کا اتحادی تھا اور جرمنی کو تیل کی سپلائی کا اصل مرکز تھا۔ 1944 تک جرمنی میں تیل کی شدید قلت ہو چکی تھی۔ جرمن فضائیہ کا بیشتر حصہ گراؤنڈ کر دیا گیا۔ فوجی دستوں کے نقل و حمل میں مشکلات آنے لگیں۔ جب نارمنڈی میں اتحادیوں نے فوجیں اتاریں تو جرمن فوج تیل کی کمی کی وجہ سے فوراً کمک پہنچانے میں ناکام رہی۔ 1944 کی گرمیوں میں اتحادیوں نے جرمنوں کو فرانس کے ایک بڑے حصے سے نکال باہر کیا۔ ہٹلر نے دسمبر 1944 میں بیلجیم کی بندرگاہ اینٹورپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ فرانس میں موجود اتحادی فوجوں کو تیل نہ پہنچ پائے۔ اگر اس کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا، لیکن ہٹلر کے ٹینک برف میں پھنس گئے اور یہ منصوبہ ناکام رہا۔ 1945 میں جب فرانس میں اتحادیوں کی سپلائی بحال ہوئی تو مغرب سے اتحادیوں اور مشرق سے روسیوں نے جرمنی کی طرف پیش قدمی کری اور برلن کا محاصرہ کر لیا۔ 8 مئی 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی، اور یہ تیل کی قلت تھی جس نے بالآخر جرمنی اور جاپان کو شکست سے دوچار کیا۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخی انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجہ پر فائز ہوا۔ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا لیڈر ایڈولف ہٹلر 1930 کے انتخابات میں منتخب ہو کر جرمنی کا وزیر اعظم، جرمنی میں آج بھی وزیر اعظم کے درجہ کے عہدے کو چانسلر کہا جاتا ہے، بنا۔ اس وقت جرمنی کے صدر پال وان ہنڈنبرگ تھے۔ 1934 میں صدر پال وان ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر نے انیبلنگ ایکٹ آف 1933 کے تحت چانسلر کے عہدے کو صدارت کے ساتھ ضم کر دیا۔ ہٹلر کا یہ اقدام سراسر قانونی تھا۔ ہٹلر ایک سیاسی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا نمائندہ تھا۔ اسی پارٹی کو انگریزی میں نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہٹلر کے تعلق سے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کی شخصیت کو ہمیشہ منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک بہت قابل اور دلیر انسان تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھی جسے مورخوں نے زیادہ نمایاں کیا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے، اور آئندہ چل کر انہی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمہ کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچہ کا نام ہٹلر نہیں رکھا ہو۔ ہٹلر کے نازی نظریات، جن کے سامنے پوری جرمنی کی قوم آمنا صدقنا زندہ باد کے نعرہ لگاتی تھی، ان نظریات کا کفارہ یہ قوم اب تک ادا کر رہی ہے
और आज की जर्मनी की नस्ल अपने अजदाद की गलती पर आज तक शर्मिंदा और अक़वाम आलम के सामने तलबगार मुआफ़ी बनी हुई है। यहूदियों का मानना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। इसी नस्लकुशी को यहूदी मर्ग अम्बू के नाम से याद करते हैं। हिटलर के बारे में ये भी मशहूर है कि वो एक बहुत अच्छा पेंटर था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।